डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 80। आज अपन स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 6th पॉइंट ऑफ द चैप्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ये बहुत हाईली स्टेबल होते हैं। इनका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से बनता है, उस लिगेंड का सेंट्रल मेटल के साथ इतना जबरदस्त अटैचमेंट होता है कि वो सॉल्यूशन स्टेट में भी डिटैच नहीं होता, अलग नहीं होता उससे। जैसे मान लीजिए कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स है Cu+2 मिलकर के पहले एक अमोनिया से, अगर मान लीजिए CuNH3 1+2+ एक कोऑर्डिनेशन इंटाइटी बनाएगा। हम इसके पूरे कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के बनने को CuNH3 फिर एक और अमोनिया लिगेंड से अटैच होकर के CuNH3 बनाएगा। अगर CuNH3 क्योंकि अभी तक इसकी सेकेंडरी वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, एक और अमोनिया लिगेंड के पास जाकर के CuNH3 बना लेगा और एट लास्ट CuNH3 जो है वो एक और अमोनिया से मिलकर के CuNH3 कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और इस तरह से टोटल पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के बनने को, हम किसी भी कोऑर्डिनेशन इंटाइटी को बनने में, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 स्टेप्स में समझा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 स्टेप्स में उसके बनने को अपन जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 स्टेप्स होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। इस स्टेप का अगर बनने का ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, हालांकि इस रिवर्सिबल प्रोसेस की जो इक्विलिब्रिया होता है वो मेनली प्रोडक्ट के साइड में ज्यादा स्टेप जो है वो शिफ्टेड रहता है। प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बहुत ही कम टूटता है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम K1 बोल दें, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K2 बोल दें, इसको हम K3 बोल दें, इसको हम K4 बोल दें, और ये जो ओवरऑल प्रोसेस बन रहा है, ओवरऑल प्रोसेस में देखिए आप Cu+2 प्लस 1 2 3 4 अमोनिया गिव्स जो है वो, ये तो यहाँ बना, यहाँ आपस कंज्यूम हो गया, यहाँ बना, यहाँ आपस कंज्यूम हो गया, ये बना, यहाँ कंज्यूम हो गया। अल्टीमेटली CuNH3 बनने को, इस पूरे का हम बोल देते हैं इसको ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट β4। तो इस β4 को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इस कॉम्प्लेक्स के बनने का उत्क्रमणीय प्रक्रम का साम्यावस्था स्थिरांक, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। इस रिवर्सिबल प्रोसेस के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, नीचे रिएक्टेंट आएंगे, वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाता है। के स्टेबिलिटी स्थायित्व स्थिरांक, के स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी और स्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व का साम्यावस्था स्थिरांक या βN, इसको βN फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर देंगे। n अगर मान लीजिए 2 स्टेप है तो 2, 3 स्टेप है तो 3, 4 स्टेप है तो 4, 5 स्टेप है तो 5, 6 स्टेप है तो 6 और 7 स्टेप है तो 7। βN जो यहां पर हम क्या बोल देंगे, β4 वो क्या हो जाएगा CuNH3 का कंसंट्रेशन अपॉन जो है Cu+2 कंसंट्रेशन अपॉन अमोनिया कंसंट्रेशन की होल पावर 4। तो ये के स्टेबिलिटी हो जाएगा। और इसका जो उल्टा है, इसका जो 1/k स्टेबिलिटी हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे 1/k स्टेबिलिटी। इसको तो बोल देते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और इसके 1/k स्टेबिलिटी 1/β4 को बोल देते हैं के इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व स्थिरांक, के इनस्टेबिलिटी। वो क्या हो जाएगा Cu+2 NH3
concentration power 4 CuNH3 whole 4 plus 2 concentration। क्या ये K इंस्टेबिलिटी 1/β4 1/K स्टेबिलिटी, जिसका K स्टेबिलिटी और जो अपना ये है K स्टेबिलिटी और बीटा जो बीटा एन जितना ज्यादा होता है जिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ग्रेटर होती है, स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। और ज्यादातर ये जो कॉम्प्लेक्स हमें मिलते हैं ना, इनके जो बीटा एन है के स्टेबिलिटी और जो बीटा एन है के स्टेबिलिटी और बीटा एन जो होते हैं वो जनरली 10⁻⁶ to 10⁻30 रेंज के होते हैं। 10⁻⁶ to 10⁻30 रेंज के बहुत ज्यादा होते हैं। यानी ये जो इनके अंदर जो मान लीजिए लिगेंड है M प्लस N है प्लस N लिगेंड मिल रहे हैं इसके साथ और बना रहे हैं MLN प्लस N, या यहाँ पर प्लस X मान लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस X मान लीजिए यहाँ पर। तो ये जो बीटा एन होता है या के स्टेबिलिटी होता है, ये इसका रेशियो कंसंट्रेशन MLN प्लस X कंसंट्रेशन अपॉन M प्लस X कंसंट्रेशन अपॉन L कंसंट्रेशन होल पावर N, ये जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए क्या होता है कि जनरली ये और ये मिलकर के जब ये एंटाइटी बनाते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। ये एक्वस मीडियम में भी उतनी ही इजीली रहती है और बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट वापस टूटेगी, ना के बराबर 99.99% इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये जो इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर अगर बनाएंगे तो ये 99.99999% यही रहेगा। और ये दोनों जो है वो 0.000001% रहेंगे। यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बहुत स्टेबल होती है। वो एक्वस मीडियम में भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर बहुत कम मात्रा में ही अपने सेंट्रल मेटल और लिगेंड में वापस टूटा हुआ रहता है, ज्यादातर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी रहता है। थ्योरेटिकली तो हम ये मान लेते हैं कि ये रिवर्सिबल है, ये वापस टूटता ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये रिवर्सिबल है और थोड़ा बहुत 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 नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर डिसोसिएट होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये स्टेबिलिटी जो है वो किन किन बातों से इफेक्ट होती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टेबिलिटी। देखिए सबसे पहला फैक्टर जो आता है स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल। जनरली जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी प्रोपोर्शनल टू जितना ज्यादा जो चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा ना, वो उतना ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा। प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल, है ना। और वो प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेंथ ऑफ एक्सेप्टिंग lone pair by central metal। और सेंट्रल मेटल जो कि पॉइंट वो क्या करता है, लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो जितना ज्यादा उस पर ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना ज्यादा होगा। एक स्टार नोट और ध्यान रखना, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी जितनी ग्रेटर है ना, डेल्टा की वैल्यू भी उतनी ही ग्रेटर होगी। डेल्टा की वैल्यू भी उतनी ही ग्रेटर होती है। इसलिए क्या होता है कि जनरली जो ये ध्यान रखना, जनरली ठीक है, जनरली स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ डेल्टा। जिस कॉम्प्लेक्स का डेल्टा ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी जनरली ज्यादा होती है।
ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको हम CFSE को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलने लग जाते हैं। स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा है ना, ये स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा हो रही है उसके साथ साथ ये स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा आ रही है, तो ये स्टेबिलिटी का भी रिप्रेजेंटेशन करने लग जाता है। इसलिए हम इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। आपने देखा था डेल्टा को इफेक्ट करने वाले फैक्टर में कि जितना ज्यादा ये था, जितना ज्यादा ये था, जितना ज्यादा था, डेल्टा भी उतना ही ज्यादा था। डेल्टा जितना ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी को और डेल्टा को इफेक्ट करने वाले फैक्टर ज्यादातर कॉमन ही है, 99% कॉमन है, इसलिए डेल्टा को स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ेगा पॉजिटिव में उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा एंड उतना ज्यादा डेल्टा भी होगा। स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा और डेल्टा भी उतना ज्यादा होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, इसका एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ K4FeCN6 से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी K3FeCN6 का। K3FeCN6 का बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। इसका जो Fe है वो +2 स्टेज में है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, और इसका जो Fe है वो +3 स्टेज में है। तो केवल +1 एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, लेकिन जबरदस्त ग्रोथ हो जाएगी स्टेबिलिटी के अंदर। इसकी जो K स्टेबिलिटी होती है, K स्टेबिलिटी बोल दो, चाहे β6 बोल दो, इसका β6 बोल देंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका जो β6 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो अगर अपन देखें तो 1.8 × 10⁻6 है, जबकि इसको आप देखोगे कि ये 1.2 × 10⁻31 है। 10⁻6 और ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻31। जबरदस्त देखिए आप कि केवल एक लिगेंड वही है, 6 साइनाइड 6 साइनाइड, शेप ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लिगेंड साइनाइड साइनाइड, लेकिन केवल एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से कितनी जबरदस्त स्टेबिलिटी के अंदर ग्रोथ हो रही है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन के अंदर। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। इसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाटा याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल फैक्टर याद करना है। ये होता है पहला फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। सेकेंड आता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कॉम्प्लेक्स स्फेयर, proportional to nature of strength of lone pair donor nature of ligand, proportional to basic strength of ligand। बेसिक स्ट्रेंथ, क्षार सामर्थ्य, लिगेंड की क्षार सामर्थ्य, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना। जो ये लिगेंड्स होते हैं सारे के सारे लुईस बेस है, तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, लॉन पे डोनर नेचर जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और डेल्टा भी उतना ज्यादा होगा, और डेल्टा भी उतना ही ग्रेटर होता है। क्लियर, ये प्रोपोर्शनल टू। तो अच्छा, इसके बेस पर हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी। एग्जाम्पल, पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अपन ने कहां से स्टार्ट किया था, याद है ना, O2-2 से लेकर के फिर उसके बाद में I- है ना, Br- ट्रिक याद है ना। पर इस बार साहब कोरोना वाली ट्रिक याद है ना आपको। इस बार साहब था कोरोना अजीब फैला, तो सारे करते 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 लास्ट में कहां तक आता है, CN-1CO। पूरा यहां से यहां चलने पर, इधर से इधर चलने पर लॉन पेयर डोनर
टेंडेंसी ऑफ लिगेंड बढ़ती जाएगी, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ती जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ने से जो इसकी जो डेल्टा की वैल्यू है बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। चलिए, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखें अगर अपन, आप बोलोगे सर तो अच्छी बात है आपने बता दी, एग्जाम्पल भी तो एक बता दो। एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिएगा, CuNH3 होल 4 2+ से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी CuCN होल 4 2-। देखिए इसमें भी सेंट्रल मेटल Cu+2 है, यहां भी सेंट्रल मेटल Cu+2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 4 है, लेकिन लिगेंड यहां है अमोनिया और यहां लिगेंड है साइनाइड। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है अमोनिया से साइनाइड। और इसका आप देखो, इसका जो बीटा 4 है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के स्टेबिलिटी स्थायित्व स्थिरांक, वो आता है 4.5 इंटू 10⁻11, 4.5 इंटू 10⁻11, जबकि ये आता है आपका 2.0 इंटू 10⁻27। तो देखिए कहां 10⁻11 और कहां 10⁻27, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, डेल्टा भी बढ़ती है और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बढ़ेगा। तीसरा आपकी आता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बाद में थर्ड फैक्टर जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है, जितने ज्यादा लिगेंड सेंट्रल मेटल को अट्रैक्ट करेंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। फोर्थ जो आता है इसके अंदर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में जो फोर्थ फैक्टर आता है लिगेंड की स्टेबिलिटी को, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला, वो है प्रेजेंस ऑफ किलेटिंग लिगेंड। प्रेजेंस ऑफ किलेटिंग लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड की उपस्थिति। किलेटिंग लिगेंड किसको बोलते हैं? वलयकारी लिगेंड। वलयकारी लिगेंड कौन से होते हैं आपको बताया भाई है। वलयकारी लिगेंड की उपस्थिति। वलयकारी लिगेंड कौन से होते हैं? वो लिगेंड जो डाइडेंटेड होते हैं, जो ट्राइडेंटेड होते हैं, जो मल्टीडेंटेड होते हैं, जो वो अपनी दो या सारी डोनर साइट्स के द्वारा एक ही सेंट्रल मेटल से जुड़ जाते हैं, वो किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। वो किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। तो किलेटिंग लिगेंड हमेशा आप जानते हो केमिस्ट्री के अंदर जो किलेट स्ट्रक्चर होती है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो हमेशा मोर स्टेबल मान जाती है। किलेट स्ट्रक्चर्स आर जनरली मोर स्टेबल। तो किलेटिंग लिगेंड की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ किलेटिंग लिगेंड से स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू किलेटिंग लिगेंड। अच्छा, जितना ज्यादा किलेटिंग लिगेंड होगा, है ना, किलेटिंग लिगेंड ज्यादा डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड तो और ज्यादा स्टेबल, भले ही डेल्टा कुछ भी हो। यहां पर एक बात स्टार नोट लगाना है, हाउएवर चाहे वो जो डेल्टा है ना, तो इसका डेल्टा जो स्प्लिटिंग एनर्जी, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, स्प्लिटिंग एनर्जी चाहे नॉन किलेटिंग लिगेंड की ज्यादा हो, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? किलेटिंग लिगेंड की होगी। तो डेल्टा इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए किलेटिंग लिगेंड है, डेल्टा उसका ज्यादा है, और एक किलेटिंग लिगेंड है उसका डेल्टा कम है, और एक नॉन किलेटिंग लिगेंड है उसका डेल्टा ज्यादा है, लेकिन यहां पर
बाकी सारों जगह तो क्या होता है, डेल्टा के भी प्रोपोर्शनल, जिस चीज से डेल्टा बढ़ेगा उसी से स्टेबिलिटी बढ़ता है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि डेल्टा भले ही नॉन कीलेटिंग लिगेंड का ज्यादा हो, लेकिन स्टेबिलिटी कीलेटिंग लिगेंड की ज्यादा होगी। एग्जाम्पल याद कर लेना है आपको, एग्जाम्पल याद कर लेना है, CuNH3 2+ से बहुत बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है CuEn 2+ की, ठीक है ना। यहाँ डाइडेटेड लिगेंड है जो कि कीलेटिंग लिगेंड है, और यहां पर नॉन कीलेटिंग लिगेंड है। इसमें भी डोनर साइड नाइट्रोजन है, इसमें भी डोनर साइड नाइट्रोजन है। इन दोनों अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो अमोनिया और इथाइलिन डायमीन बहुत पास पास ही है, इथेन डायमीन जो है वो बहुत पास पास ही है। अमोनिया से इथेन डायमीन कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कीलेटिंग लिगेंड की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबिलिटी आती है। इवन ध्यान दीजिएगा, CuCN4 से भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी CuEn2+ की, है ना। अब डेल्टा तो इसका ज्यादा है, डेल्टा तो इसकी प्रेजेंस में ज्यादा बैठेगा, लेकिन ये कीलेटिंग लिगेंड है, इसलिए स्टेबिलिटी कीलेटिंग लिगेंड की ज्यादा होगी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से कीलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो हमेशा मोर स्टेबल होते हैं। अच्छा, उसमें भी अगर ट्राइडेंटेड तो और ज्यादा स्टेबल, टेट्राडेंटेड तो और, क्योंकि एक ही लिगेंड बहुत सारे डोनर साइड से सेंट्रल मेटल जुड़ जाएगा तो इजीली डिटैच नहीं होगा, इजीली हटेगा नहीं उसमें से। फिफ्थ आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, है ना। स्टेबिलिटी proportional to lone pair acceptor tendency of central metal, या आप बोल सकते हो proportional to Lewis acidic strength of central metal। जो लुइस अम्लीय सामर्थ्य है लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, लॉन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी, लुइस एसिडिक टेंडेंसी, बात एक ही है। एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग तरीके अपने मेथड्स हैं। इसके अंदर आपको दो बातें विशेष रूप से स्टार नोट के रूप में याद रखना है। स्टार नोट 1 आपको ध्यान रखना है कि लॉन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी और जो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल में हमेशा ध्यान रखना कि जो 3D सीरीज वाली मेटल हैं उससे ज्यादा होगा 4D सीरीज मेटल्स, और उससे ज्यादा होगा 5D सीरीज मेटल, है ना। जैसे Na+2 से ज्यादा होगा Pd+2, Pd+2 से ज्यादा होगा Pt+2। Na+2 जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है, Palladium+2 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है, Platinum+2 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है। दूसरी बात जो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, नोट 2, स्टार नोट 2 लगाना है, जितनी भी मेटल्स हैं सेंट्रल मेटल, जितनी भी सेंट्रल मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लास ए एक्सेप्टर और क्लास बी एक्सेप्टर मेटल्स। क्लास ए एक्सेप्टर मेटल्स एंड क्लास बी एक्सेप्टर मेटल्स। ये जो होती हैं क्लास ए एक्सेप्टर मेटल्स, ये जनरली क्या होती है, these form more stable complex with ligands having nitrogen or oxygen or fluorine as donor sites, ठीक है ना। These form more stable complex with ligands, ये
उन लिगेंड्स के साथ ज्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिनमें दाता स्थल डोनर साइट जो होता है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन हो। ये क्या करती हैं? दीज फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ligands having donor sites is equal to phosphorus or sulfur or chlorine or bromine or iodine। यानी जो बड़ी डोनर साइट्स रखने वाली उनके साथ क्लास बी एक्सेप्टर जो होती है वो क्लास बी एक्सेप्टर मेटल्स कहलाती है। एग्जाम्पल, क्लास ए एक्सेप्टर मेटल का एग्जाम्पल देख लीजिए। क्लास ए एक्सेप्टर मेटल्स का एग्जाम्पल है मेटल्स ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 6, है ना, 3, 4, 5, 6 मेटल्स ऑफ ग्रुप 3, स्कैंडियम, ग्रुप टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 3, 4, 5, 6 ये वाले। और ये जो क्लास बी एक्सेप्टर मेटल है इसमें आती है मेटल्स ऑफ ग्रुप 7 टू 12, है ना, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ग्रुप 12 एंड ऑनवर्ड्स, 7 एंड ऑनवर्ड्स कर दीजिए, 7 एंड ऑनवर्ड्स, है ना। कुछ पी ब्लॉक मेटल्स भी होती है वो भी क्लास बी एक्सेप्टर में आती है। और मेनली जो डी ब्लॉक मेटल्स का जो है वो क्लासिफिकेशन है 3 to 6 और 7 to 12। तो ये क्लास ए एक्सेप्टर कहलाती है। ये इनके साथ ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाती है, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है। और ये जो है क्लास बी एक्सेप्टर मेटल्स ये क्या करती हैं कि कौन कौन सी होगी 7 एंड ऑनवर्ड्स में आप जान ही गए, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके अंदर कौन कौन सा आ गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो इस तरह से स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले टोटल 5 फैक्टर हो गए। चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ लेन पर जो एक्सेप्ट करने वाली जो सेंट्रल मेटल है वो, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल जिसको हम बोल देते हैं, और फिर एक कोऑर्डिनेशन नंबर और एक प्रेजेंस ऑफ कीलेटिंग लिगेंड। तो ये स्टेबिलिटी वाला टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आगे की बातें मेटल कार्बोनाइल्स और अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।